हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। उसी में हम लोग आपका बात कर रहे थे। फर्स्ट जो आपका चैप्टर था और पहला चैप्टर था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद में हम इसकी यूनिट 4 आप कह लीजिए, 5th कह लीजिए, या चैप्टर इसके अंदर आपका सब चैप्टर कह लीजिए, राष्ट्रवाद की दृश्य कल्पना को हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर में आप किसको कैसे राष्ट्र कहेंगे, आपके मस्तिष्क में राष्ट्र की पहचान क्या है, इसके विषय में आप कैसे अपनी परिकल्पना करेंगे। इन सब के विषय में हम लोग आपका गौर करके एक एक करके इन सबको वो आपका देख रहे थे कि कैसे हमने राष्ट्र को नारी की छवि के रूप में देखा है, कैसे हमने उसके रूपक के रूप में उसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? तो हमने इन सारी चीजों पर बहुत गौर करके हमने देखा है और सभी पर एक एक करके जो है हमने अपनी बात भी इसके अंतर्गत की है कि क्या है आखिर ये सारी चीजें। क्लियर है? और इनको हम लोग आपका एक एक गौर करके हमने सारी चीजों को इसमें बहुत अच्छे से आपका देख भी लिया था। तो कल जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपना जो है यहाँ तक अच्छे से अपना कर लिए थे और ये जो इमेज है इस इमेज को हम लोग आपका देख भी रहे थे। जो आपकी फोटो हमको दिखाई गई है इसको हम लोग देख रहे थे। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ दिया है प्रतीकों के अर्थ। क्या दिया है? प्रतीकों के अर्थ। जैसे एक तरफ है गुण और उसका दूसरी तरफ है महत्व। जैसे टूटी हुई बेड़ियां, तो गुण है और इसका महत्व क्या है? आजादी मिलना। अगर बेड़ी टूट जाती है तो बेड़ी टूटने का मतलब है आप फ्री हो जाते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। तो बेड़ी टूटने का मतलब क्या है? आपका आजाद होना। ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। अब देखिए बाज, छाप, कवच, ये क्या है? जर्मनी आपके साम्राज्य के प्रतीक की जो शक्ति है वो है। दूसरा दिया गया है बतूल, पत्तियों का मुकुट। क्या कहा गया है? बतूल पत्तियों का मुकुट, तो इसको बोला गया है बहादुरी। अगला है तलवार, यानी तलवार का मतलब है मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, इसका मतलब है शांति। ठीक। और अगला दिखाया है लाल, काला और सुनहरा तिरंगा। तो ये बच्चों अभी हमने किसके हाथ में देखा था? तो 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। जर्मन राज्यों को ड्यूक्स ने प्रतिनिधि घोषित कर दिया था। और उगते हुए सूरज किरण का मतलब है एक नए युग का सूत्रपात। कैसा है? एक नए युग का क्या है? आपका सूत्रपात है। इसको हमने इसमें आपका देखा है, हमने इसमें बेसिकली आपका बात की है। क्लियर है? ये हमने देख लिया। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह है और फिर जो उनके प्रतीक चिन्ह है तो हमने उनके महत्व के विषय में भी देखा है कि इन प्रतीक चिन्ह के आपका महत्व क्या है। उन महत्व पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा एक ही प्रतीक चिन्ह है। आपकी तलवार दी गई, जैतून का पेड़ दिया है, बेड़ियां दी हैं, देखिए, और तिरंगा दी, जो झंडा हम लोग पढ़ रहे थे वो भी इसमें दिया गया है। देख लीजिए एक बार। चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए ये इमेज है, इस इमेज को आप गौर करके एक बार आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम लोग यूरोप में कुछ ना कुछ सांकेतिक रूप देख रहे थे तो वहाँ कार्टूनिस्ट किसी न किसी प्रकार का चित्र बनाकर हमको कुछ सांकेतिक रूप में आपका समझाना चाहते थे। तो वहाँ देख लीजिए, तो द फेलोन जर्मेनिया, यानी कि हताश जर्मेनिया ने, जूलियस फोगस ने ये आपका चित्र बनाया था 1850 में। आप इसको देखिए क्या दिखाता है, क्या व्यक्त कर रहा है चित्र। आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लें।
देख लिया? चलिए, एक इमेज ये दी गई है, इसको देख लेंगे। इसको कब बनाया है? ये भी राइन नदी के तट पर पैरादेती आपकी जर्मनी, यानी कि चित्र 1860 के लॉरेंज कार्लसेन ने यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया था। जर्मनी की ताकत पर खुद हुआ है। जर्मन ताकतवर जर्मन राइन की रक्षा करती। अब देखिए, ये आपकी जर्मन राइन है, इनको देख लीजिए, और जर्मन की रक्षा कर रही है। उनका इमेज इसमें दिखाया गया है। मैं इसलिए सब चीजें दिखा रहा हूं क्योंकि आपको सांकेतिक रूप से थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बस आपका समाप्त होने वाला है, इसमें कुछ बचा नहीं है। लास्ट अंतिम हम लोग आज कर लेंगे, और इसी के साथ ही कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ चैप्टर की चीजें हैं, इनके जो अपने शेष क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग गौर करके एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे और इन पर बात करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, चैप्टर नंबर 6 को आप अच्छे से देख लीजिए। चैप्टर नंबर 6 आपके सामने है, यूनिट 6 है। इसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। कैसा है? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो क्या होता है राष्ट्रवाद और क्या है आपका साम्राज्यवाद? थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और इनको आपका देखेंगे। देखिए, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहे जो सदी के प्रथम भाग में था। कह रहे जो आपकी 19वीं सदी है, इस 19वीं सदी का जो अंतिम चौथाई है तक जो राष्ट्रवाद का आदर्शवादी जो उदारवाद जनतांत्रिक का स्वभाव नहीं रहा, जो सदी के प्रथम भाग में था, यानी कि जो सदी के शुरुआत में था, वो अब वर्तमान में नहीं रहा। अब राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्यों व संकीर्ण सिद्धांत बन गया है। यानी कि जिस तरह का राष्ट्रवादी पहले था वो अब नहीं, अब क्या हो गया? लक्ष्य भी उसके सीमित हो गए और सिद्धांत भी कैसे हो गए? संकीर्ण का मतलब होता है छोटे हो गए, पहले जैसे नहीं रहे। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदर होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कैसे रहते थे? लड़ने के लिए हमेशा वो आपका तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्ति ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। कह रहे जो समाजवादी उद्देश्य था जिनका, जो आपके राष्ट्रवादी नेता थे, जो उनकी आकांक्षा मतलब जो कुछ उम्मीद रखते थे, उन्होंने भी उसका क्या किया? इस्तेमाल किया। कहां? यूरोपीय जो आपकी शक्ति है उसके अंतर्गत। अब कह रहे हैं कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। कैसा था? बाल्कन क्षेत्र था। कब? गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। कैसी थी? आपका भौगोलिक और आपका जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बल्गेरिया, हार्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर सवाल पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अब एक क्षेत्र आया है बाल्कन। अगर आप लोग बाल्टिक सागर को देखोगे तो बाल्टिक सागर के जो पास पड़ोस का रीजन है, उसी बाल्टिक सागर के पास पड़ोस के रीजन को हम बोलते हैं बाल्कन क्षेत्र, और उसके पास के जो देश हैं उन देश को बोलते हैं बाल्कन कंट्री। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो यूरोप के मैप में आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बाल्कन कहां पर है आपका, और आप इसको देख सकते हैं। बाल्टिक जो आपका सागर है उसको देख लीजिए। ठीक,
तो क्या कह रहे हैं, बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों को के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी आपका विस्फोटक हो गई थी। विस्फोटक का मतलब है कि आपका जो थी थोड़ी खतरनाक हो गई थी, आपकी भयानक जैसी स्थिति थी वो आपका हो गई थी। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था। अब कहते हैं कि हम कुछ आपका मॉडर्नाइज चीजों को एक्सेप्ट कर लें और जो हमारे इंटरनल जो आपका रिफॉर्म है अगर वो कर ले तो हम क्या हो जाएंगे, उससे आपका मजबूत बन सकते हैं। किंतु इससे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक इसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की संघर्ष की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। अब कह रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, जो बाल्कन लोग थे उन्होंने अपनी आजादी और राजनीति के अधिकारों के लिए क्या करा, दबाव दिया और कहा कि राष्ट्रीयता ही उनका क्या होगी, आधार होगी। उन्हें इतिहास में इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे भी कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों के उन्हें अधीन कर दिया गया। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं बाल्कन कंट्री के लोग कि वे भी कभी क्या थे, आपके फ्री थे, आपका बिल्कुल कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया, जो आपकी विदेशी ताकतें आईं उन ताकतों के अधीन उनको कर दिया गया। अतः बाल्कन क्षेत्रों के विद्रोही राष्ट्रीय समूह में अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के लिए प्रयासों के रूप में देखा। अब कह रहे जो बाल्कन क्षेत्र है वो भी क्या कर रहे हैं कि एक हमें राष्ट्रीय पहचान मिले और हम भी जो संघर्ष करते आए हैं बहुत लंबे समय तक, बाल्कन कंट्री वाले, हमको भी क्या मिले, अब हमारी खोई हुई जो आजादी है वो हमको अपने प्रयासों के रूप में जो है वापस मिल जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक, मैं अभी आपको बाल्कन भी दिखाऊंगा कि कहां पर है पूरा, थोड़ा सा एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ आएगा। अब देखिए, जैसे जैसे विभिन्न सवाल राष्ट्रीय समूह को अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भरी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखते थे। अब सबको यही था कि जो भी क्षेत्र थे बाल्कन वाले, सबकी कोशिश यही रहती थी कि जितना भी एरिया है हमारे पास कैसा हो जाए, अधिक आ जाए, और सबकी यही कोशिश थी। चाहे आप जर्मन को देख लीजिए, आप चाहे फ्रांस को देख लीजिए, चाहे ओटोमन साम्राज्य को देख लीजिए, जो आपका सिलसिले जो और साम्राज्य थे, सब में क्या था कि जितने हम राज्यों को, जितना क्षेत्र को हम ऑक्यूपाई कर सकें उतना हम लोग कर लें। क्लियर है, इस सब की पहल रही है। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी, यानी कि उनके बीच कंपटीशन होने लगा। इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और अन्य ताकतों के लिए भी गहरी प्रतिस्पर्धा थी। अब इस समय देख रहे हो ये दौर कौन सा है आपका, यूरोप में आपका ट्रेड का दौर है, व्यापार का समय है। कैसा है, व्यापार का। चाहे आपके फ्रांसीसी हो, चाहे आपका डेनिश हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाल हो, वो अब नए नए जलमार्गों की खोज करेंगे और नए नए जलमार्गों की खोज से एक व्यापारिक पूरी क्षेत्र जो आपका बेड़ा है वो कहाँ जाएगा, दूसरे देशों में आपका व्यापार करने के लिए जाएगा। क्लियर है। और आप देख रहे हैं इस समय अगर आप लोग बंगाल को पढ़ोगे तो बंगाल में क्या हो चुका है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका है। यूरोप के बहुत सारे देश लोग भारत में क्या आ चुके हैं, ट्रेड करने के लिए, आपका व्यापार करने आ चुके हैं। ठीक, और कैसे है, उपनिवेशवाद, कोलिज्म आपका कर रहे हैं किसी भी देश पर जाकर। ठीक, और साथ में इस समय आप देखोगे तो इस समय यूरोप की जो नौसेना थी वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि कारण ये था कि इनके पास आधुनिक जो जहाज थे वो थे, और सबसे बड़ी बात थी कि इनके जहाज में दिशा सूचक, जिसको हम यंत्र जिसको बोलते हैं आपका कंपास लगा हुआ था। इसलिए आपका समुद्र में भी आपका दिशा को निश्चित कर लिया करते थे कि आखिर में हमारा जहाज किस दिशा में जा रहा है। तो यही कारण था कि उनकी नौसेना
और अन्य सान्निहित ताकत भी आपकी गहरी हो रही थी, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और वहां नए नए उद्योग आपके स्टेबल हो रहे हैं, वहां बंदूक तोप खाने जैसी चीजों का निर्माण हो रहा है और उसी की तर्ज पर जो आपके फ्रांसीसी हैं वो भी अपना आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और फ्रांसीसी के साथ जर्मन और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आपके नीदरलैंड वगैरह, जो आपके फ्रेंच कंट्रियां हैं, जो हैं लोग हैं, वो भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, लगातार मजबूत कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ क्या हो गया, कंपटीशन गहराया है। इस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी और इससे ही है प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई और कह रहे हैं जैसे कंपटीशन बढ़ता चला गया लोग सामने आते शुरू हो गए। अब रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्ति के पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र को अपने प्रभुत्व में बढ़ाना चाहती थी। कोशिश क्या थी कि जो बाल्कन के क्षेत्र है उस पर रूस भी, जर्मन भी, इंग्लैंड भी और ऑटो हंगरी ये क्या चाह रहे थे कि हमारी ताकत बढ़े और दूसरे देशों की जो अन्य देश हैं उनकी शक्ति को हम क्या कर सकें, कमजोर कर सकें और अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी कि क्या हो, उनका प्रभाव बढ़े। इससे इन इलाकों में कई बार युद्ध हुए और अतः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और इसका क्या रिजल्ट निकला, इसका रिजल्ट निकलता है प्रथम वर्ल्ड वॉर से और प्रथम विश्व चलता है 1914 से लेकर 1918 के बीच, ठीक। और अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री में यहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये चरण है गांधीवादी चरण। क्लियर है, कैसा चरण है, गांधीवादी चरण है, ठीक। एक बार थोड़ा सा जो है विश्व का मैप हमारे सामने है, मैं आपको थोड़ी सी भारत की जो स्थिति है ये मैं आपको दिखा देता हूं। और ये आपका है यूरोप, देख लीजिए। देख लिया, चलिए अब देखिए, साम्राज्यवाद से जोड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप में एक महाविपदा की ओर ले गया और कह रहे कि जो ये साम्राज्यवाद था, हर लोगों को लालच, आपका किसी न किसी देश पर कब्जा करो, वहां के संसाधन को लूटो, ठीक, वहां से टैक्स वसूलो। ये जो साम्राज्यवादी नीति थी ये यूरोप को कहां ले गई, एक आपकी आपका विपदा की ओर ले गई। और यही महाविपदा है प्रथम वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 के बीच जो आपका चला। क्लियर है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, इन सब में अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है आपके मित्र राष्ट्र। मैं इस दिन को अभी जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा दूंगा या तो कोई, या फिर कोई जो स्टोरी है पूरी मैं समझा दूंगा, ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ है उसमें यूरोपीय शक्ति कैसे लड़ी है आपस में और उससे क्या प्रभाव हुआ है। क्लियर है। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा और आपको ये भी समझा दूंगा कि इस समय भारत की स्थिति क्या रही थी, क्योंकि इस समय 1914 में अगर आप लोग देखोगे तो महात्मा गांधी का आगमन हो चुका है और महात्मा गांधी भारत में है, ठीक, और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। आगे देखिए, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनकी 19वीं सदी में यूरोपीय शक्ति ने उपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इसका अर्थ में राष्ट्रवादियों ने भी सभी स्वतंत्रता राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद के विरोध की प्रक्रिया में उभरे। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोग अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर विचार यह है कि समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब भी स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। कैसा हो, राष्ट्र राज्यों में विभाजित। आप देखते हैं
यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब यूनियन। यूनियन किसका है? राज्यों का। जैसे भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यूएस को देखिए, यूएस क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राज्यों का संघ है। उस टाइम भी क्या था आपका? ग्रेट ब्रिटेन। तो उस समय एक अवधारणा चल रखी थी कि जितने बड़े राज्य हमारे साम्राज्य के अंदर शामिल हो जाएंगे, हम उनके संप्रभु रहेंगे, वो अपनी सत्ता चलाएं, लेकिन फाइनली जो भी अल्टीमेट जो आपका डिसीजन होगा हमारा होगा। तो उस समय यही कॉन्सेप्ट निकल के आया था, राष्ट्र राज्य। और आपने देखा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो फ्रांसीसियों ने बहुत जगह जाकर हमले किए और बहुत सारे जो राजतंत्र थे उनको समाप्त किया और राष्ट्र राज्य के रूप में आपकी परिकल्पना तय की। और पहले ही इसलिए आप देखते हैं यूएसएसआर था एक, क्लियर है? सोवियत संघ बोलते थे, सोवियत संघ रूस, अब क्या है? खाली रूस बना हुआ है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, इससे आगे चलते हैं और इसी तरह जो है आपका चैप्टर समाप्त। क्लियर है? तो इसी तरह से जो है हमारा ये पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। अब मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा था, जो यूनिट थी इसमें पहला नंबर चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपका जर्मन है। अब देखिए, ये दिखा रहा हूं ना आपको, बाल्टिक सागर देखा बच्चों आपको? तो बाल्टिक सागर का जो पूरा क्षेत्र है इन्हीं को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। अभी तो पुराना मैप है, मैं आपको नया भी दिखा दूंगा। कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको नया यूरोप दिखाऊंगा कि अभी कैसे फैला हुआ है। आप इसको गौर करके देख लीजिए कितने क्षेत्र में विभक्त है। फिर उसके बाद जो आपका नया क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए देख लिया आपने। इसी तरह जो है आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा बहुत अच्छे से समाप्त हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अब देखिए, ये मैप आपको एक बार इस मैप को देखिए। नॉर्वे और स्वीडन, ठीक। फ्रांस को देखिए और फ्रांस के बगल में नीदरलैंड देखिए, और ऊपर देखिए ग्रेट ब्रिटेन। और जो आयरलैंड है वो किसका भाग हो रहा है? और स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, पूरा देखिए इसको। इसके राष्ट्र राज्य बने हुए हैं इस समय। ऑस्ट्रिया देखिए, हंगरी देखिए। आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। ये रहा ओटोमन साम्राज्य, ये रहा आपका यूनान, ये रहा आपका टूनिशिया, अल्जीरिया तो नीचे हो जाएगा, और देखिए ये रहा पुर्तगाल। तो आपने देखा होगा और आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा कहां आया था? भारत। चलिए देख लिया आपने। आज ये मैप देखिए, ठीक। और मैं जब कल आपको नया मैप दिखाऊंगा यूरोप का, तो आप देखेंगे कि कितना आपका एक दूसरे से कैसे बिल्कुल आपको डिफरेंट आपका दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो सीधे से क्वेश्चन आंसर है हम लोग उन पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो सा क्वेश्चन आंसर मिला है, जोसेफ मेथ्सनी। अब आप मुझे बताइए कि इन पर हम लोगों को आपका टिप्पणी करनी है। तो मेरे हिसाब से लगभग 50 से 70 शब्दों के बीच मोर देन इनफ होगी, मतलब आपका सफिशिएंट होगी, ठीक। 100 शब्दों में हम लोग मान लेते हैं। तो बताइए कौन बच्चा बताएगा जोसेफ मेथ्सनी कौन था? है कोई बच्चा जो आपको बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा, आप किताब में देख सकते हैं, अपनी बुक में पन्ना पलट सकते हैं, उसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि जोसेफ मेथ्सनी कौन था।
देख लीजिए, मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूं 1 मिनट का। बहुत अच्छे, हाथ खड़ा कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए माइक लेके। जैसा भी आपसे आए, इटली के विषय में पढ़ोगे तो इटली में हमने पढ़ा था कि जोसेफ मैस्सिनी एक ऐसा युवा था जो क्या कर रहा था, वहां आपके क्रांतिकारी संगठन को आपका, उसने 2 संगठन बनाए थे, इटली यंग और एक आपका यूरोप संघ, जिसमें वो काम कर रहा था। क्लियर है? आप पहले से समझिए। और उसका मेन क्या उद्देश्य था, वो चाहता था पूरे इटली का क्या हो, एकीकरण हो। क्लियर है? और उनने मानवता को सबसे ऊपर रखा। किसे रखा? मानवता को सबसे ऊपर रखा। और उसकी यही कोशिश थी कि इटली का एकीकरण किया जाए, ठीक, और एकीकरण के रास्ते से ही राष्ट्र राज्य की स्थापना की जाए और जर्मन एक आपका फ्री बने। इस तरह से आपको 10-5 शब्दों के साथ अपना पूरा जो आपकी टिप्पणी थी वो आपको कंप्लीट कर देनी थी। क्लियर है? चलिए, देखिए सबसे पहले जिसने इटली को एकीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या करा है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, ये आपको देगा। और उसने क्या कहा था बच्चों कि मानवता क्या है, सबसे ऊपर है। देश में मानवता सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे ऊपर होती है। कैसे होती है? सबसे महत्वपूर्ण और आपकी सबसे ऊपर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, आज ना भी इसके मैं आपको पूरा नहीं कराता क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। और आप अगर थोड़ा थोड़ा सा, मैं ये आपसे कह सकता हूं कि कल क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार सभी बच्चे, कि जितनी भी आपकी टिप्पणी है ना, इन टिप्पणियों के विषय में आप लोग पढ़ के आइए। और मैं कल, आप बोलेंगे और मैं लिखता चलूंगा या आप इसको बता देंगे। क्लियर है? एक एक करके इन सारी 5 टिप्पणियों को आप लोग घर से पढ़ के आइए। ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व हैं। यूनानी स्वतंत्रता को देख लीजिए, फ्रैंकफर्ट आपकी जो आपके संसद हुई थी आपका जर्मन की, उसको देख लीजिए कहां पर चली थी। इसके विषय में आप लोग थोड़ा सा अच्छे तैयार करके आइए। कल मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।